Hello students, myself Pawan and we will discuss about income tax. So previous जितनी भी वीडियोस थी उन वीडियोस में हमने आपके टैली के बारे में बेसिक टैली, एडवांस टैली, जीएसटी, टीडीएस एंड पेरोल के बारे में समझ चुके थे। तो आज की जो वीडियो रहेगी और अब से जो वीडियोस रहेंगी वो आपके इनकम टैक्स के ऊपर रहेंगी। और इनकम टैक्स में वाइडली थियोरिटिकल पार्ट ज़्यादा है और प्रैक्टिकल पार्ट एक्सेल शीट में हम अप्लाई करेंगे, जो कि इट मीन्स कुछ 40% या 30% के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा लॉस है, ठीक, सेक्शंस है, तो उनको हमें समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनकम टैक्स होता क्या है और इनकम टैक्स में ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमें इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, कौन से हेड्स ऑफ इनकम होती हैं, सेट ऑफ कैसे किया जाता है, एडवांस टैक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इनकम टैक्स में सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इंट्रो पार्ट है। तो इंट्रो पार्ट है तो हम ज्यादा नहीं, बस इतना समझेंगे कि इनकम टैक्स है क्या, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स लॉज क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोसीजर्स क्या है। बस यही आज की क्लास में हम सीखेंगे। ये आपको वैसे छोटा लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन है बहुत ज्यादा वाइडली। ठीक है, तो ये एक ही वीडियोस में अगर हम कंप्लीट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हम अगर ज्यादा वीडियो अगर लंबी बन जाती है तो फिर इसको हम डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे फर्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मीन्स इनकम पे टैक्स पे करना। ठीक है, इनकम पे टैक्स पे करना। तो एक आपने प्रीवियस जो भी वीडियो टेली की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें एक टीडीएस टॉपिक पढ़ा होगा। टीडीएस में भी क्या होता है, इनकम पे ही टैक्स देते हैं, और इनकम टैक्स में भी क्या है, इनकम पे ही टैक्स देते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जिस ईयर आप इनकम जनरेट करते हो, ठीक है, जिस साल आपने इनकम कमाया उसी साल अगर उसका टैक्स पे करते हो तो उसको हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, यानी टैक्स काटा उस सोर्स पे जो इस ईयर कमाई है। और इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, जिस साल आपने इनकम जनरेट करी उसके अगले साल अगर उस इनकम का टैक्स दोगे, उसका मतलब अगले साल का मतलब क्या होता है, आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर। जिस ईयर आप कमाते हो उसको हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और उसी के अगले साल आपका क्या बनता है, असेसमेंट ईयर बनता है। तो असेसमेंट ईयर में आप क्या करते हो, टैक्स देते हो। तो जिस ईयर जनरेट की इनकम, जिस ईयर में जनरेट किया इनकम और जिस ईयर में ही आप टैक्स दे रहे हो उसी ईयर में, तो उसको हम टीडीएस कहेंगे। जिस साल कमाया उसके अगले साल अगर आप टैक्स पे आउट करते हो यानी असेसमेंट ईयर में, तो उसको हम इनकम टैक्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इनकम टैक्स का मतलब किस इनकम पे टैक्स लगाना, कैसे लगाना, किस टाइप का टैक्स है, अब ये समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है और अप्लाई ऑन 1961। और इनकम टैक्स आया था 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू, यानी एक एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1961। और ये किस टाइप का टैक्स है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली आपको पे करना है। देखिए, जीएसटी पढ़ा, जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, टीडीएस पढ़ा आपने, टीडीएस किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी यहाँ पे जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, जिस पे टैक्स लगाया गया है वो जो काट रहा है उसको देता है, फिर जो काटने वाला पर्सन है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। किसके नाम से, जिसने पे किया था टैक्स। ठीक है, यानी जहां पे आप सीधे गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करके किसी थर्ड पार्टी को पे करते हो और वो थर्ड पार्टी आपका टैक्स गवर्नमेंट को पे करे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, जिस ईयर आपने कमाया इनकम और आप के ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको टैक्स पे करना है, तो आप ही सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे आउट करो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया? आपकी इनकम की एक लिमिट भी होती है, उस लिमिट के ऊपर जाने पर ही आपको टैक्स देना होता है, नहीं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए। अब इनकम टैक्स के बाद हम बढ़ते हैं आपके कि इनकम टैक्स किस इनकम पे कैसे कब
किस तरह और क्यों यूज किया जाता है, अब ये समझते हैं। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज अ चार्ज्ड ऑन एनुअल इनकम। इनकम टैक्स चार्ज होता है आपके एनुअल इनकम, एनुअल इनकम यानी पूरे साल की इनकम पे, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल और अ बिजनेस अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस कमा रहा है पैसा, ठीक है। द इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे बताया कि जो इनकम टैक्स सिस्टम जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है वो कैसे पूरी इंडिया में लागू हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट के थ्रू लागू किया गया है, विच लेज आउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशंस, असेसमेंट्स एंड कलेक्शंस। तो ये क्या देखता है आपके इनकम टैक्स एक्ट, आपके रूल एंड रेगुलेशंस के बिहाफ में आपकी कैलकुलेशन, किस ईयर आपको टैक्स कलेक्ट करना है वो, और कब आपका कलेक्शन रहेगा, वो सारी चीजें ये इनकम टैक्स देखता है। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, जैसे बताया कि ये यहाँ पे आप सीधे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। ऑल टैक्स पेयर आर mandated mandated to submit an income tax return, ITR, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न को ही ITR कहते हैं, एवरी ईयर बाय रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स एज पर द लॉ टू रिपोर्ट देयर इनकम एंड क्लेम टैक्स रिफंड इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये जो टैक्स पेयर होता है यानी जिसके इनकम पे टैक्स बन रहा है, वो टैक्स इनकम क्या करेगा, उस इनकम पे टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो वो टैक्स पेयर के पास मैंडेटरी है कि भाई तुम्हें अपनी इनकम टैक्स ITR फाइल करनी ही करनी है, गवर्नमेंट को सबमिट करना ही करना है, और वो भी ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है। ड्यू डेट एक होती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो या फिर मैं बता देता हूँ। जिस ईयर कमाते हो उसके नेक्स्ट ईयर की 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, ठीक है, एज पर द लॉ टू रिपोर्ट देयर इनकम एंड क्लेम अ टैक्स रिफंड। और अगर मान के चलिए कि आपका एडवांस टैक्स, आपने TDS के टाइम पे ज्यादा टैक्स दिया था और इनकम टैक्स में आपका टैक्स कम बनता है, तो आपको वो टैक्स क्या हो सकता है, क्लेम कर सकते हो, यानी रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हो अगर एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है और एडवांस टैक्स आपका कम है, तो ऐसे केस में आपका जो टैक्स अमाउंट है वो क्लेम नहीं होगा बल्कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जब टैक्स कम निकल के आता है तो आपको वो रिफंड हो जाता है, यानी टैक्स बनता ही नहीं है। तो जो आपने पहले गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा ना, एक कंपनी को टैक्स दिया होगा एज ए सैलरी से अपना TDS डिडक्ट करवा के, वो रिफंड हो जाता है अगर आपका टैक्स नहीं बनेगा तो, ठीक है। ये चीज होता है। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू वी पे इनकम टैक्स? हमें इनकम टैक्स पे क्यों करना, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है कि हम इनकम टैक्स पे करें, ठीक है। सबसे पहली चीज ये समझिए स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ने इस टाइप का जो कर होता है, कर मीन्स हिंदी में टैक्स, टैक्स को ही हिंदी में कर कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस टाइप का जो कर है यानी जो टैक्स है वो क्यों लागू किया गया। और आज के टाइम पे आप GST देखते हो, TDS देखते हो, TCS देखते हो, कभी कभी शायद से वैट भी देखा हो या अलग सेंट्रल टैक्स देखे हो। तो इतने सारे टैक्स का जरूरत क्यों है गवर्नमेंट को? देखिए, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम मैक्सिमम 2 या 3 है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम मैक्सिमम 2 या 3 है, मैं नाम भी बता देता हूँ। जैसे देखो, एक गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो होती है स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जो उसके गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, स्टेक्स का मतलब समझो आप इतना कि कंपनी के जो स्टेक्स होते हैं, कंपनी के जो ब्रांचेस होती हैं, इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज, उन कंपनीज के जो ब्रांचेस होते हैं वो सेल्ड आउट कर देते हो, सोल्ड आउट कर देते हो आउटर आउटसाइड कंट्रीज को, ठीक है। यानी अपनी वो जो फ्रेंचाइज है, जो भी आपके, जैसे मान के चलो एक है जियो, तो जियो के अगर मैं मान के चलता हूँ कि इंडिया में कम से कम 100 ब्रांचेस है, तो उसमें से एक ब्रांच आपने किसको दे दिया, बाहर कंपनी को, आउटसाइड को सोल्ड कर दिया कि आप ये जियो का अपना ये जो कंपनी है इसका जो फ्रेंचाइज है ये अपने पास रख सकते हो। अब उसका यूज वो जियो के लिए करे या अदर बिजनेस के लिए करे, वो उसकी मर्जी होती है, जो आउटसाइड को जिसको भी बेचा है। तो उससे जो जो बिजनेस बेचकर जो आपने पैसा कमाया, उस इनकम पर कुछ टैक्स अमाउंट बनता है, और वो टैक्स या फिर वो जो इनकम है वो पूरा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंपनीज को जो स्टेक्स होते हैं उनको सोल्ड आउट करना, सबसे पहला। दूसरा होता है बैंक्स। कंपनी गवर्नमेंट को अलग से जो इनकम जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, RBI के थ्रू, ठीक। अगर जितना बैंक बैंक ऐसा नहीं कि आप सेविंग करो तो आपको कम गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। आप अगर
मान के चलिए ज्यादातर जो गवर्नमेंट को इनकम या बैंक को जो इनकम मिलती है वो कैसे मिलती है, देखिए जब अगर कभी आप लोन लेते हो, ठीक, तो लोन लेते समय आप पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है आपके ऊपर, तो उसी इंटरेस्ट का अमाउंट जब आप एक टाइप से बैंक को पे करते हो, तो बैंक के लिए वो एक टाइप से इनकम का पार्ट हो गया, और उस इनकम बैंक फिर क्या करता है, उसी इनकम में से कुछ टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर जो बैंक्स होती है वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करने के लिए, या आप में एड्स, आपके फोन में ऐड आएंगी, या कोई भी किसी भी टाइप का एक मैसेज आएगा कि आप अगर 5 लाख का लोन लेना चाहते हो क्या, आप 2 लाख का लोन लेना चाहते हो क्या, इस टाइप से मैसेजेस आती है। वो इसलिए ही आती है, ठीक है, कि अगर आप लोन ले लो और उसमें फिर आपको इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट जो लोन है उसका 50% भी हो सकता है, अगर टाइम उसका ड्यूरेशन अगर ज्यादा है तो, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को अलग से बैंक के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। और लास्ट आपको पता ही है, जो कि हम सभी से लिया जा रहा है, हर एक इंडिविजुअल से, जो कि है इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कि गवर्नमेंट अलग से जो इनकम जनरेट करती है वो टैक्स के अकॉर्डिंग भी इनकम जनरेट करती है, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स होते हैं इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है जो कि गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है जिससे, लेकिन बट मैं ये बताऊं कि जितना भी वो इनकम जनरेट करती है वो इनकम मतलब उतना काफी नहीं होता है इंडिया के लिए। तो इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप कभी बजट, एक आपको बजट बिल पास होता है, और अगर उस बिल पास होते हुए आप उसमें बजट में देखो तो बजट का जो अमाउंट होता है वो डेफिसिट के साइड जाता है। डेफिशिएट का मतलब होता है कि जहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। बजट क्यों बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है कि आपकी इनकम जनरेट होते हुए दिखे। लेकिन गवर्नमेंट का मानना यह है कि भैया हम इतना एक्सपेंस अगर नहीं करेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा इस ईयर, ठीक। और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम जो 3 जगह से आता है वो भी इतना कम है कि हम और इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनका इनकम अमाउंट कम है, एक्सपेंस अमाउंट ज्यादा है। इसी वजह से जो आपका जो डेफिशिएट वाला बैलेंस है वो अलग से दिखता है। अगर इनकम अमाउंट ज्यादा होता तो आपका बजट जरूर सरप्लस की तरफ जाता, ठीक है। लेकिन सरप्लस इस ईयर भी, जो 2024 है, इस ईयर में भी आपका जो बजट है वो डेफिशिएट की साइड ही गया है। हमेशा वैसे डेफिशिएट की साइड ही जाता है, सरप्लस की साइड आज तक गया नहीं। लेकिन तब भी ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है कि गवर्नमेंट को डेफिशिएट की साइड में ज्यादातर वो मिल रहा है, बजट सरप्लस की साइड नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्यों पे करना है आपको। देखिए, गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए जो जगह दी है, ठीक है, आपको ऑफिस जाने के लिए जो सुविधा दी है, सुविधा मीन्स आपको आपके सामने, घर के सामने अगर व्हीकल्स हैं, या ऑटो रिक्शा है, या ई रिक्शा है, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां जो भी है, तो उनके थ्रू आप क्या करते हो, अपने ऑफिस तक चले जाते हो। गवर्नमेंट तो आजकल मेट्रो भी दिया है आपको, है ना, मेट्रो फैसिलिटी भी दी हुई है कि आप उतना अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो आप मेट्रो से चले जाइए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आज के टाइम पे जो जहाँ पे हमें रहने को मिल रहा है वो लैंडलॉर्ड की तरफ से मिल तो रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने भी आपको क्यों बोला है कि आप रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप यहाँ पे अपना एक अपना अगर रेंट के लिए बना रहे हो, आप लैंडलॉर्ड हो, आप रेंट में रखना चाह रहे हो, रख सकते हैं। लेकिन आपसे जो भी आपका रेंट की इनकम रिसीव होगी उसमें से कुछ अमाउंट हमारा टैक्स बनेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये सब किया। अगर मान के चलिए अगर गवर्नमेंट ने आपकी जो व्हीकल की फैसिलिटी है वो सारा 1 महीने तक बंद कर दिया, तो आप कैसे जाएंगे अपने ऑफिस। एक ही चांस है, या एक ही चारा है, पैदल। आप पैदल आप निकलोगे कितने बजे, जाओगे कितने बजे, पहुंचोगे कितने बजे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो आपके लिए स्ट्रीट लाइट्स, ठीक, आपके कुछ एक सोसाइटी के अंदर एक पार्क, ठीक, आपके आपने देखा भी होगा कहीं पार्क में जाना हो तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बना रहता है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करी है, ठीक है, कि आपके बच्चे वहाँ खेल पाए, आप अपने जो ओल्ड वृद्ध जो लोग हैं वो वहाँ बैठ के अपना एनवायरमेंटल वो करें, ठीक है, जो सेंस होती है उसको ले सके। तो इससे समझ में आ रहा है ना आपको कि गवर्नमेंट क्यों ले रही है टैक्स, इस वजह से ले रही है। इनकम टैक्स क्यों ले रही है, इसी वजह से ले रही है कि आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है आज के टाइम पे, ठीक है।
समझ में आ गया? तो इसी वजह से हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि अब जहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उनसे इनकम टैक्स तो लेना जरूरी होती है। जहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड हो नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स ले रही होती है। तो ये चीज अलग बात होती है। इससे डिसएडवांटेज ये होता है, या फिर अलग से एक नेगेटिव थॉट आता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट करा नहीं और हम तब भी टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से गवर्नमेंट के कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट आज के टाइम पे फेल है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट आज के टाइम पे पास आउट भी है। ठीक है, यानी बहुत सारे केस जगहों पर गवर्नमेंट ने बहुत से डेवलपमेंट करे हैं, और कुछ कुछ ऐसे जगहों हैं जहाँ पर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, आने वाले फ्यूचर टाइम पे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पे करने की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, ठीक है। तो ये बोला कहाँ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246 इन शेड्यूल 7। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246 इन शेड्यूल 7। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 246 पेज नंबर में, आर्टिकल नंबर में आपके शेड्यूल 7 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसमें 3 यूनिट डिफाइन है, और उस 3 यूनिट के अंदर में बोला गया है कि लिस्ट 1, इट इज अ यूनियन लिस्ट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू राइट टू टैक्स कलेक्ट द टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपके पास राइट है कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक टाइप का यूनियन लिस्ट होता है। तो ये एंट्री नंबर 82 में डीपली डिफाइन होता है, जो कि अगर आप इनकम टैक्स की बुक अपनी तरफ से खुद से पढ़ना चाहो तो आप उसमें एंट्री नंबर 82 एक बहुत बड़ा एक पेज है जिसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई है, तो आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नहीं तो आप गूगल में भी सर्च करोगे, एआई से चैट करोगे तो आपको देख जाएगा। नॉर्मली लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगी। लेकिन क्या आज के टाइम पे लिस्ट 1, लिस्ट 2 या लिस्ट 3 जो भी, तो इनमें से कौन सा लिस्ट आज के टाइम पे अप्लाई होता है? मैं बताऊं तो लिस्ट 3 अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं लिखा इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है, इसमें लिखा है सिर्फ टैक्स। अब टैक्स का मतलब होता है कि इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, मल्टीपल जितनी भी टैक्सेस आज के टाइम पे इंडिया में है, एक्सपोर्ट, कस्टम्स, ड्यूटी टैक्सेस, जितने भी, तो आज के टाइम पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स नहीं कलेक्ट करती है। आपने जीएसटी में देखा हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट होगा वो डिवाइड होगा, सेंट्रल के पास आधा और स्टेट के पास आधा। तो इसलिए आज के टाइम पे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगी, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ही टैक्स कलेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है, लिस्ट 3 के अकॉर्डिंग इट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट वेयर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैव राइट टू कलेक्ट द टैक्स। कि आज के टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट चल रहा है कि भाई आधा कुछ टैक्सेस में अप्लाई करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगी, और कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी आपका जो टैक्सेस का जो पूरा प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके वाई इनकम टैक्स लॉ कमिंग, या इनकम टैक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ आया क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट स्पेसिफाई द टैक्स चार्जेस विच इनकम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 246 आर्टिकल नंबर है उसमें स्टार्टिंग में जब इनकम टैक्स आया था, उसमें ये डिफाइन नहीं था कि किस इनकम पे टैक्स ले और किस रेट के हिसाब से टैक्स ले। जैसे आज के टाइम पे एक स्लैब रेट है, आपने पढ़ा भी हो, आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स की नॉलेज हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आज के टाइम पे दो टाइप के रिजाइम चलते हैं, एक ओल्ड रिजीम चलता है और एक न्यू रिजीम चलता है। ओल्ड रिजीम जो कि ऐसा बताता है कि अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो आपका टैक्स लगेगा। न्यू रिजीम जिसमें आपका 3 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख से ऊपर है तो टैक्स लगेगा। पर से आज के टाइम पे ऐसा भी है कि 7 लाख की इनकम के कम रहेगी, 7 लाख से इनकम, तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें कुछ है ऐसा कि 87A का एक रिबेट प्रोवाइड होता है इस वजह से। तो ये जो आज के टाइम पे डिफाइन किया गया है ना, ये चीज पहले जब इनकम टैक्स लॉ कमी मतलब आया था तो उस टाइम पे डिफाइन नहीं था। इनकम टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें डिफाइन नहीं था। इसी वजह से इनकम टैक्स लॉ लाया गया। उसने ये डिफाइन किया कि एक तो टैक्स डिफाइन नहीं है, किस रेट से हम काटेंगे,
दूसरा, किस इनकम पे काटे। अब हम ऐसा नहीं है ना कि हम हर एक इनकम की बात करेंगे कि भाई जैसे लेट सपोज करो कि अगर एक इनकम, एक फादर है, वो काम करके अपना पैसा कमा रहे हैं और वो अपने बच्चे को अगर पॉकेट मनी दे रहे हैं और उनका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया और वो पॉकेट मनी जो अमाउंट साल दर साल वो रखता रह गया और बैंक में स्टोर हो गया, तो उस पर भी फिर टैक्स लग जाएगा। लेकिन उसका टैक्स तो उसके फादर ने पहले से पे आउट कर रखा है। तो यही कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपके इनकम तो एक ही है, लेकिन शो दो जगह हो रही है। तो अगर एक पहले ही टैक्स ले लिया गया है तो फिर वापस दोबारा क्यों टैक्स लेंगे। तो यही चीज हमें सीखना होता है कि किस इनकम पे टैक्स लगाया जाए और कैसे इनकम पे टैक्स लगाया जाए। ठीक है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई इन विच इनकम वी विल बी टैक्स। जैसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया नहीं कि किस इनकम पर, किस स्पेसिफाई इनकम पे टैक्स लगाए। आज के टाइम पे जो इनकम का जो सोर्स होते हैं वो 5 है। इनकम टैक्स एक्ट आगे जब हम पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे आगे की वीडियोस देखोगे उसमें देखोगे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स में पहला आता है सैलरी, दूसरा आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आता है पीजीबीपी यानी प्रॉफिट और अ गेन फ्रॉम बिजनेस और अ प्रोफेशन, फिर आता है कैपिटल गेन एंड लास्ट आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब जो इन चारों के अलावा जितनी भी इनकम होंगे ना, अगर इसमें नहीं आती होंगी तो लास्ट अदर सोर्स में आ जाएगी। ठीक है। तो ये चीज डिफाइन की गई है किसमें, इनकम टैक्स लॉ में। ठीक है। अभी इनकम टैक्स लॉ के ही कुछ पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आज के टाइम पे यूज भी हो रहे हैं, जो अभी सीखेंगे, अभी पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड लॉ। इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफरेंस है। इनकम टैक्स एक्ट का मतलब होता है जो सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन, सेक्शंस, रूल एंड रेगुलेशंस को ही मेंटेन करके चले, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। लेकिन जो इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है वो सिर्फ इनकम टैक्स को लेकर नहीं बनाया गया है। इनकम टैक्स के अलावा और भी जो अदर डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं उनको लेके भी बनाया गया है। यानी इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स को तो हैंडल करेगा करेगा, साथ साथ में अदर डायरेक्ट टैक्सेस को भी हैंडल वो करेगा। जैसे लिखा भी है, इट फॉर्म अ बेसिस एंड इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स लॉ, नॉट ओनली इनकम टैक्स। नॉट ओनली मतलब सिर्फ इनकम टैक्स को नहीं, उसके अलावा अदर डायरेक्ट टैक्सेस को भी, जैसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कोऑपरेट टैक्स। तो इस टाइप के जितने भी टैक्सेस होंगे, मल्टीपल्स डायरेक्ट टैक्सेस, उन टैक्सेस को भी वो मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा लॉ के बारे में और इनकम टैक्स एक्ट एंड लॉ के में क्या डिफरेंशिएशन होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं जो इनकम टैक्स लॉ बनाया गया था वो कैसे बनाया गया और आज के टाइम पे भी कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ कंसिस्ट फॉर्म। इनकम टैक्स लॉ को अप्लाई इंडिया में कैसे किया गया, सबसे पहले बताया गया सभी लोगों को, इंडिया के जो जितने भी लोग हैं उनको ये समझाया गया कि इनकम टैक्स एक्ट पहले क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप सब। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट कम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, क्या बोला था मैंने, इनकम टैक्स से रिलेटेड ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, यहाँ पे बताया था ना, सिर्फ उसी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। तो जब ये इनकम टैक्स 1961 में आया था तो पूरे इंडिया को नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर वो भी नहीं हुआ करते थे ना, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन इस टाइप के भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे। स्टार्टिंग में ही आना स्टार्ट हुए थे आई थिंक से भी, मुझे इतना याद नहीं। लेकिन इतना आप समझो कि उस टाइम पे 1961 में तो बना दिया, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ पूरे इंडिया में। कुछ को पता है, कुछ को ज्यादा को नहीं पता। तो 1962, जब साल 1962, 1 अप्रैल 1962 में जाके पूरे होल ओवर द इंडिया पता लगा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट कुछ आया है। तो 1 अप्रैल के बाद से सभी लोगों ने उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में पहुंचा, पता लगा, जिसके अंदर कितने एक्ट्स हैं, 298 सेक्शंस है। पहली चीज तो ये समझो, यानी इस एक्ट के अंदर में कितने सेक्शंस हैं, 298 सेक्शन। यानी हर एक सेक्शंस में, जैसे सेक्शन 1 है, फिर उसका सब सेक्शन होगा, फिर उसका सब सेक्शन का भी सब सेक्शन होगा, और फिर उस सब सेक्शन का भी एक शेड्यूल होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये 298 आपको दिख रहे कम होंगे, जिसको तो ज्यादा दिख रहे तो बहुत वो वैसा है कि भाई इतना तो दिख ही रहा है, इसके अलावा इसके अंदर और कितने होंगे सोचो। जिसको ये कम दिख रहा है ना, ये कम नहीं है, इसके अंदर और ज्यादा है होते हैं। जो सीए सीए में जो करेगा ना,
बच्चा उसको इसके बारे में ज्यादातर नॉलेज होती है कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज होती है। तो बच्चों के मन में आता है कि सर हम इनकम टैक्स ऐसा पढ़ेंगे कि जो सीए पढ़ते हैं, जो एक प्रोफेशनल पर्सन पढ़ते हैं वैसा हम सीखेंगे। जी नहीं, देखिए, जो इंस्टीट्यूशन आपको इनकम टैक्स प्रोवाइड कर रहा है वो इस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है कि आप किसी कंपनी में कैसे इनकम टैक्स फाइल कर पाओगे, इनकम टैक्स किस टाइप की चीज होती है, ये चीज समझाया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे सेक्शंस जो होती हैं, सेक्शंस भी पता है, एक सीए को सेक्शंस भी याद करने होते हैं। हम नहीं करेंगे याद, हम कुछ ही सेक्शंस देखेंगे, सारे सेक्शंस नहीं देखेंगे। क्योंकि क्योंकि बिजनेस में उतना चीज यूज होना ही नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जाओगे, वहां पे आई थिंक से इनकम टैक्स 1 साल के बाद आएगा। तो आप उसमें जितनी आपने पढ़ी है उसमें से हो सकता है कि 10 या 20% ही यूज हो। ठीक है, तो ये समझो आप बात को। लेकिन एक सीए जो होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन, वो हर एक कंपनी में जाता है जॉब करने नहीं, अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने। तो उसके पास टैकल करने के लिए बहुत सी कंपनीज है। कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग बिजनेस क्राइटेरियाज है। तो उसके लिए उनको सेक्शंस, शेड्यूल्स एंड रूल रेगुलेशन सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस, अब आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं किसी बिजनेस में काम करना चाहता हूँ, मुझे नॉर्मल अकाउंटिंग, नॉर्मल टैली, नॉर्मल इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो हम जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि 298 टोटल सेक्शंस होते हैं और इसके अंदर भी आपके 14 शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर 1962 के बाद अप्लाई हुआ था। पूरे इस एक्ट में 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स आपके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है कि किस टाइप से आपका एक बजट बनता है और वो बजट कब जाके इंडिया में अप्लाई होता है। तो उसी बजट को ना हम जब अप्लाई होने हो जाता है ना, तो उसी को हम एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। क्या है देखिए, एवरी ईयर अ फाइनेंस बिल क्रिएटेड बाय एफएम। फाइनेंस, एफएम मींस फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक फाइनेंस बिल इशू किया जाता है, हर साल बनता है, which contains the various amendments to be made in direct and indirect tax, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स लिखे रहते हैं, या उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बताए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि भाई इस साल से ये होना चाहिए, इसीलिए भी अमेंडमेंट्स को थोड़ा सा अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो एंड इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। फिर उसके बाद ये जो बिल है वो कहाँ जाता है बनने के बाद एफएम से? ये जाता है पार्लियामेंट। कहाँ जाता है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, आपके टू हाउसेस होते हैं, एक होता है आपका हाउस ऑफ पीपल, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पहले आपका जाता है लोकसभा के पास, ठीक, फिर जाता है आपके राज्यसभा के पास, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। अगर दोनों ही जो हाउसेज है उनके मेजोरिटी ने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए, ये सही बजट है, ये सही बिल है, ये पास होना चाहिए, तो मेजोरिटी अगर ये कहती है तो ये बिल पास होके कहाँ जाता है, आपको लास्ट में जाके आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है। और उनके एसेंट्स यानी उनके सिग्नेचर लगने के बाद ये एक नॉर्मल बिल, आपका एक एक्ट बन जाता है, जो फिर इस साल से लागू किया जाएगा। ठीक है, फिर इस साल से क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो ये होता है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा, अगर मान के चलते हैं कि अगर कोई बिल इशू किया गया, बिल बनाया गया, और वो हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट में से मेजोरिटी ने मना कर दिया, तो फिर क्या ये आगे बढ़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा? तो अगर आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले पिछले साल का जो फाइनेंस बिल है वही आगे अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकम टैक्स रूल्स। क्या होता है इनकम टैक्स रूल्स? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ भी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो सेक्शन 295 के अकॉर्डिंग अपने रूल रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 295 of the act empower the central government to make rules. Thus, whenever in the act the phrases as prescribed appears,
इट मीन्स द रूल हैज बीन फ्रेम्ड इन दिस रेस्पेक्ट। कहने का मतलब जब भी इनकम टैक्स के रूल चेंज होंगे तो जो पहले रूल बने थे उनमें तो कुछ नहीं होगा, जो अब उसके बाद अपडेट होने लगे उन रूल्स में एज प्रिस्क्राइब लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? एज प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये रूल अभी अभी फ्रेम्ड किया गया है, ये अभी अभी बनाया गया है, या ये अभी अभी अपडेट किया गया है। ठीक है, 295 सेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का हक होता है। देन आपका आता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। मान के चलिए जो फाइनेंस एक्ट आपके पूरे साल अप्लाई होने वाला है, मान के चलते हैं कि अगर 20 साल में उसमें कुछ भी चेंजेस करने पड़े, उसमें क्या करने पड़े? चेंजेस, या चेंजेस भी नहीं ले तो जैसे फाइनेंस बिल स्टार्ट हुआ, साल के स्टार्टिंग में चेंज करना पड़ा या साल के बीच में अगर चेंज करना पड़ा, तो आपका सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू किया जाता है सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग, जिसके जो कि नोटिफिकेशन और सर्कुलर कौन जारी कर सकता है? आपका सीबीडीटी जारी करता है। यानी जो रूल रेगुलेशन को अपडेट किया तो करने वाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन वो अप्लाई कौन करेगा, उसका वर्किंग कौन करेगा? सीबीडीटी करेगा। सीबीडीटी की फुल फॉर्म लिख लो आप एक जगह पर, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक और होता है सीबीआईटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को लेके चलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईटी। ठीक है, द पावर टू इशू सर्कुलर एंड, ये एएमपी नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, एंड नोटिफिकेशन। तो उनके पास पावर है कि वो सर्कुलर या नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं, चेंज करके दूसरा ला सकते हैं। These circular are issued to clarify the provision or a proper administrator of the act। और ये जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो भी लाया जाएगा वो एकदम अच्छी तरह से क्लैरिफाई करके उस प्रोविजन को बताया जाता है। The circular are binding on the income tax authorities and SSC। और ये जो सर्कुलर होते हैं इसके अंदर कौन कौन बंधे रहते हैं? एक आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और एक आपका एसएससी। एसएससी का मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए जिसको टैक्स देना होता है ना, यानी हम जैसे लोग, उनको एसएससी कहते हैं। तो इस सर्कुलर में कौन कौन किस किस को रह के चलना है? एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और दूसरा जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उसको। कुछ भी चेंज होगा तो आपको पता होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है और आपको पता है और आप तब भी उसको क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, यानी आपने फाइलिंग या जो भी चीज है वो अगर आपने गलत करी है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कह सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलिए समझिए पहले कि लीगल डिसीजन क्या होता है, या लीगल डिसीजन या जुडिकल डिसीजन जो भी रहता है, अब इसे हम क्या कहते हैं? लीगल डिसीजन या जुडिकल डिसीजन में का मतलब होता है कि अगर कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो नहीं करे, तो ऐसे केस में रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लीगल डिसीजन लिया जाता है, और लेने का हक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होता है। हाई कोर्ट क्या किस किस को लेकर चलता है? अगर कोई भी लॉ को तोड़ता है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट आर बाइंडिंग ऑन द ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर इट्स जुडिकेशन। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाइंड रहता है, जुडिकेशन, क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि डिसीजन सुनाने के लिए अलग से कुछ जो भी आपके जुडीज रहते हैं, 10-12 लोग, वो भी उसमें डिसीजन लेते हैं, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाया जाता है। और इसके अलावा आपका एसएससी, ये रहते हैं आपके हाई कोर्ट के अंडर में, यानी कि इनसे केसेस चलते हैं एसएससी के खिलाफ। दूसरा, अगर मान के चलिए अगर एसएससी को लगता है कि मेरे खिलाफ डिसीजन सुनाया गया है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, और वो फिर हाई कोर्ट में ना जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट में अगर फाइल करता है अपना जो भी केस होता है, केस को अगर फाइल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को किस किस को लेके चलना पड़ेगा? उसको लेके चलना पड़ेगा जिस हाई कोर्ट ने उसके फैसला सुनाया था उसको लेके चलेगा ऑल द कोर्ट्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट, और ऑल एसएससी मतलब जिसने वो केस फाइल करी है या जिसने वो लॉ तोड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट रहता है, अगर इसने जो भी फैसला सुनाया उसको मानना होगा, अगर नहीं मानते हैं तो आप पर क्या हो सकता है? पेनल्टीज या इम्प्रिजमेंट की सजा हो सकती है। ठीक है, तो यही है होता है आपका लीगल एंड जुडिकल डिसीजन।
चलिए, तो ये हमने जो क्लास है थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इतना आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन समझेंगे, यानी कि पर्सन्स क्या होते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि इनकम टैक्स एक वाइडली थ्योरेटिकल टॉपिक है, स्टार्टिंग में भी बताया, अभी एंडिंग में भी, वीडियो के एंड में भी बता रहा हूँ आपको। इसको पूरे जो ये नोट्स है, इसको ऐसा नहीं कि वीडियोस है तो वीडियोस से आप वो कर लोगे, इसको कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, पढ़िए, समझिए, कहीं दिक्कत होती है तो हमसे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी वीडियो को पॉज करके पीछे से वापस से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम पर्सन्स के बारे में डिफाइन करेंगे, पर्सन्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सीवीडीटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये मैंने बता चुका हूँ। आप वीडियो को पीछे लेके जाइए और उसमें से देखिए कि सर ने क्या पढ़ाया था, और उसको अच्छी तरह से लर्न करिए। ठीक है, याद करिए मत, समझिए सिर्फ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।